हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट सेकंड। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि बेसिकली क्या है, इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी जो टर्म है वो एक वर्ड से मिलकर बनी है जिसका मीनिंग होता है फ्रीडम, और वो वर्ड क्या है, इम्यूनस। तो इम्यूनस वर्ड जो है उसकी मीनिंग होती है फ्रीडम। इसका मतलब इम्यूनिटी भी किसी ना किसी चीज से फ्रीडम देती है, और वो अपन को किस चीज से फ्रीडम देती है, पैथोजन से, डिजीज से, इन सब से। तो इम्यूनिटी क्या होती है, द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें अपन पैथोजन कहते हैं, उनसे फाइट करने की एबिलिटी जो होती है अपनी, वो ही अपनी क्या कहलाती है, इम्यूनिटी। और फिर उसे इम्यूनिटी क्यों बोला गया, क्योंकि ये किस वर्ड से मिलकर बना है, इम्यूनस, जिसका मतलब क्या होता है, फ्रीडम। तो ये अपने को फ्रीडम देती है किससे, पैथोजन से। ठीक है। इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू आइडेंटिफाई द फॉरेन सब्सटेंस। इम्यूनिटी की मीनिंग को आप इस लाइन से भी समझ सकते हैं कि इम्यूनिटी क्या है, बॉडी की वो एबिलिटी है जिससे वो कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को क्या कर पाती है, आइडेंटिफाई कर पाती है। अब यह फॉरेन सब्सटेंस से मीनिंग है कि बॉडी को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज खुद की है, कौन सी चीज बाहर से आ रही है। मतलब इम्यूनिटी में एक बेसिक टर्म होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ। तो इम्यूनिटी का बेसिक कंसेप्ट उसी पर ही है। तो इम्यूनिटी में क्या होगा कि बॉडी के पास ये एबिलिटी होती है कि वो नॉन सेल्फ या फॉरेन चीजों को क्या कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, और फिर उन फॉरेन चीजों को या तो एलिमिनेट कर दे या उन्हें इनइफेक्टिव बना दे, विद और विदाउट हार्मिंग बॉडी। जनरली इम्यूनिटी का जो मोड होता है वो इस तरीके से होता है कि बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन अगर नुकसान थोड़ा बहुत पहुंचाना पड़े तो भी वो पहुंचाएगी, लेकिन पैथोजन को ग्रो नहीं करने देगी। ठीक है। तो इम्यूनिटी बेसिकली अपने डिजीज से फाइट करने की एबिलिटी को कहते हैं। अब इम्यूनिटी कितने तरह की होती है, तो कुछ अपनी बॉडी में बाई बर्थ ऐसे तरीके आते हैं जिससे अपन पैथोजन से फाइट करते हैं। उन बाई बर्थ आने वाली इम्यूनिटी को कहते हैं इनेंट इम्यूनिटी। और कुछ इम्यूनिटी ऐसी होती है जो बर्थ के बाद अपन एक्वायर करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जो इनेंट इम्यूनिटी होती है वो चार चीजों की वजह से होती है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइनिन बैरियर। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरह की होती है, ये चार तरह नहीं है, इसके टाइप नहीं है। जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो दो तरीके की हो सकती है, नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दोनों एक्टिव और पैसिव टाइप की होती है। इसे अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं अपन इनएट इम्यूनिटी। ठीक है। तो इनेंट इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज नॉन स्पेसिफिक। देखो इस टर्म को अच्छे से याद रखना, जो इनेंट इम्यूनिटी होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है। मतलब किसी भी पैथोजन के लिए अलग से बिहेव नहीं करेगी, उसका जो तरीका होगा काम करने का वो सारे पैथोजन के लिए कॉमन होगा। हो सकता है उससे पैथोजन रुक जाए और हो सकता है पैथोजन ना रुक पाए, लेकिन उसका मोड ऑफ एक्शन एक ही तरीके का होगा। तो किसी अलग डिजीज के लिए कोई अलग तरीका इस्तेमाल नहीं करती कौन, इनेंट इम्यूनिटी। तो इट इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के समय ही अपने अंदर ये होती है। इट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर। अब देखो इनेंट इम्यूनिटी का तरीका क्या होता है, वो बेसिकली बैरियर प्रोवाइड करवाती है। और बैरियर का क्या मतलब होता है, किसी चीज को रोकना। यहां पर अपन किसको रोक रहे हैं, पैथोजन को। तो इनेंट इम्यूनिटी के जितने भी तरीके वो बेसिकली एक ना एक तरीके का बैरियर है। ठीक है। जो क्या करता है, रोकता है किसे, एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इनटू बॉडी। अब चार जो है वो बैरियर्स होते हैं जिनसे अपन को इनेंट इम्यूनिटी होती है। सबसे पहला है फिजिकल बैरियर। देखो फिजिकल बैरियर आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो जिसकी वजह से पैथोजन एंटर नहीं कर पा रहा। तो एक तो स्किन होती है, तो अपनी पूरी बॉडी में बाहर की तरफ क्या है, स्किन, और स्किन से होकर कोई भी पैथोजन अपनी बॉडी के अंदर नहीं जा पाता। एक अपनी बॉडी की जो इंटरनल लाइनिंग है वहां पर एक लेयर होती है म्यूकोसा, जो कि बेसिकली क्या है, म्यूकस की एक कोटिंग है, और वो म्यूकस सिक्रेट करती है। और उस म्यूकस में पैथोजन क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो वो पैथोजन की एंट्री को क्या कर रही है, रोक रही है। तो फिजिकल बैरियर में एक तो आता है स्किन और एक क्या आता है, म्यूकोसा या म्यूकस कोटिंग। अपनी बुक में लिखा हुआ है ये म्यूकस कोटिंग कहां कहां होती है, एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम,
गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम और यूरोजेनाइटल ट्रैक, इन सब जगह पर क्या होती है, अंदर की तरफ एक म्यूकस की लाइनिंग होती है जो पैथोजन की एंट्री को रोकती है। तो ये पहला तरीका है फिजिकल। दूसरा है फिजियोलॉजिकल, मतलब बॉडी में कोई प्रोसेस या कोई फिनोमेनन या कोई तरीका ऐसा होगा जो क्या करता है कि पैथोजन की एंट्री को रोकता है। तो यहां पर बॉडी या तो फीवर लाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, पैथोजन ग्रो नहीं कर पाएंगे। देखो जब फीवर आता है तो अपनी बॉडी अपना टेम्परेचर रेज कर लेती है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पैथोजन के लिए वो सुटेबल नहीं होता, तो पैथोजन उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पाता या उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी रुक सकती है। दूसरा होता है बॉडी जगह जगह पर अलग अलग तरीके की पीएच का इस्तेमाल करती है पैथोजन को रोकने के लिए। जैसे ओरल कैविटी जो होती है वहां पर अलग पीएच होती है, स्टमक में HCl होता है तो एसिडिक पीएच होती है, जिसकी वजह से जो फूड पार्टिकल के साथ बैक्टीरिया वगैरह जाते हैं वो उसको किल करने का काम करती है। वेजाइना जो होती है उसकी लाइनिंग में लैक्टिक एसिड होता है जो को पैथोजन को क्या करती है, एंट्री करने से रोकती है। या फिर क्या हो सकता है, बॉडी कुछ ना कुछ सिक्रेट करती है, जैसे कि सलाइवा सिक्रेट करती है, स्वेट सिक्रेट करती है, टीयर्स सिक्रेट करती है। अब इन सिक्रेशन से पैथोजन को कैसे रोका जाएगा, इन सारे सिक्रेशन में एक चीज कॉमन होती है जो कि है लाइसोजाइम। ये एक तरह का एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिसॉल्व कर सकता है, मतलब पैथोजन को क्या कर सकता है, मार सकता है। थर्ड बैरियर है अपने सेलुलर बैरियर। तो देखो इसमें कुछ तरह की सेल्स होगी जो अपन को क्या करती है, पैथोजन से बचाती है। अब यहां पर वो सेल कौन सी है, WBC। अब देखो दो तरह की WBC होती है, एक ऐसी जो पैथोजन को इनगल्फ कर लेती है और फिर उनको मार देती है, ऐसे प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। और ऐसी सेल कौन सी होती है, फैगोसाइटिक सेल होती है। अब ये दो तरह की अपने WBC अपनी बॉडी में होती है जो फैगोसाइटोसिस शो करती है। एक तो होती है मैक्रोफेज, या फिर अपन उनको क्या कह सकते हैं, मोनोसाइट। मैक्रोफेज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मोनोसाइट साइज में बड़ी होती है और फैगोसाइटिक शो करती है, तो इसलिए इसे मैक्रोफेज कहते हैं। मैक्रो मतलब बड़ी और फैगोसाइटिक सेल, ठीक है। और एक होती है न्यूट्रोफिल्स, ये भी फैगोसाइटोसिस शो करती है और ये छोटी होती है, इन्हें माइक्रोफेज भी कह सकते हैं। और इनमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो उनमें एक से ज्यादा लोब होते हैं, बहुत सारे लोब होते हैं, यही वजह इनको क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट किसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, WBC के लिए। तो PMNL बेसिकली न्यूट्रोफिल्स है और ये माइक्रोफेज होती है, और मोनोसाइट कौन सी होती है, मैक्रोफेज। ये दो तरह की WBC है जो फैगोसाइटोसिस शो करती है। एक होती है नॉन फैगोसाइटिक सेल, ये कौन सी होती है, NK सेल, जो कि बेसिकली लिम्फोसाइट का एक टाइप है। इस चैप्टर में अपन आगे लिम्फोसाइट के दो और टाइप पढ़ेंगे, B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट। ये NK सेल नेचुरल किलर सेल, ये भी एक तरह की लिम्फोसाइट ही होती है। ये क्या करती है, पैथोजन को इनगल्फ नहीं करती, पैथोजन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी परमिएबिलिटी चेंज कर देती है, जिससे पैथोजन के अंदर बहुत सारा फ्लूइड एंटर करने लगता है और पैथोजन क्या होता है, फट जाता है, ठीक है। तो ये उस तरीके से पैथोजन को क्या करती है, किल करती है, नॉन फैगोसाइटिक होती है। फोर्थ पॉइंट है साइटोकाइनिन बैरियर। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मान लो ये तीन बैरियर काम नहीं कर रहे तो फोर्थ पॉइंट पर क्या होता है, जैसे मान लो कोई सेल को वायरस इन्फेक्ट कर देता है तो वो सेल क्या करती है, अपने अंदर इंटरफेरॉन बनाती है। ये क्या करेगी, इंटरफियर करेगी वायरस के काम में, ठीक है। अब कैसे करेगी, ध्यान से समझना। तो सपोज करो कि ये एक सेल है जो वायरस से इन्फेक्टेड हो रखी है, तो ये अपने अंदर से इंटरफेरॉन सिक्रेट करती है, और जैसे ही ये इंटरफेरॉन आसपास वाली सेल के पास में जाएंगे तो आसपास वाली सेल पहले से एक तरीके से समझ जाएगी कि हाँ भाई कोई पैथोजन है जो अपन को इन्फेक्ट कर सकता है। अब वो ये जानकर करेगी क्या, तो देखो अपनी बुक में दे तो नहीं रखा, आप याद रखना चाहे तो जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है जब उनके पास में इंटरफेरॉन्स आता है तो वो TIP बनाती है, ट्रांसलेशन इनिबिटरी प्रोटीन सिक्रेट करती है, जो ट्रांसलेशन नहीं करने देती। तो वायरस जो है वो किसी भी सेल में जाकर पहले ट्रांसलेशन करवाता है और तभी वो काम कर पाएगा। तो TIP सिक्रेट करके वो सेल वायरस से क्या कर पाती है, बच पाती है। तो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो एक तरह के प्रोटीन सिक्रेट करती है जिन्हें इंटरफेरॉन कहते हैं, और ये क्या करती है, नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या करती है, वायरल इन्फेक्शन से बचाती है। नॉन इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन आने पर क्या सिक्रेट करती है, TIP, ट्रांसलेशन इनिबिटरी प्रोटीन, ठीक है। तो ये अपना था किसके बारे में, इनेंट इम्यूनिटी के बारे में। एक बार आप ये अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन
और नेक्स्ट टॉपिक अपना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इनेंट इम्यूनिटी क्या थी, वो पैथोजन के टुवर्ड्स स्पेसिफिक नहीं थी, मतलब हर पैथोजन के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव नहीं कर रही थी, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी अलग अलग तरीके से बिहेव करती है। एक पैथोजन के लिए अपने अंदर अलग से एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो सकती है। जैसे मान लो मैंने पोलियो की वैक्सीन ली, तो मुझे जो इम्यूनिटी मिली वो सिर्फ पोलियो वायरस के लिए मिली, तो ये एक तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्योंकि मैंने बर्थ के बाद में ली, और वो सिर्फ पोलियो के लिए है, तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी है। तो इट इज अ पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बाय मेमोरी, मतलब उसमें क्या होगी, मेमोरी भी होगी। अब मेमोरी टर्म का क्या मतलब है उसे अपन अभी अलग से समझेंगे। तो एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, उसके दो की पॉइंट होते हैं, पहला कि वो स्पेसिफिक नेचर की होती है और दूसरी उसमें मेमोरी होती है। अब मेमोरी को समझने के लिए अपन को दो चीजें समझनी जरूरी है, एक प्राइमरी रेस्पॉन्स और एक सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो पहले लेते हैं अपन प्राइमरी रेस्पॉन्स। तो देखो प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है, व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन फॉर फर्स्ट टाइम, जब अपनी बॉडी में कोई पैथोजन पहली बार जाता है तो अपना इम्यून रेस्पॉन्स उस पैथोजन के टुवर्ड्स में जो भी रेस्पॉन्स करता है, इम्यून सिस्टम जो होगा जो भी रेस्पॉन्ड देगा वो प्राइमरी रेस्पॉन्स कहलाता है। ये बहुत ही स्लो और लो इंटेंसिटी का रेस्पॉन्स होता है क्योंकि बॉडी पहली बार उस पैथोजन को एनकाउंटर की है, तो बॉडी को टाइम लगता है उसके लिए सुटेबल रेस्पॉन्स तैयार करने में, तो बहुत स्लो होता है और बहुत ही लो इंटेंसिटी का रेस्पॉन्स होता है। लेकिन अगर इस प्राइमरी एनकाउंटर के बाद, इसके बाद अगर बॉडी सर्वाइव करे, मतलब अगर इस पर्सन की डेथ वगैरह ना हो और अगर वो पैथोजन फिर कुछ टाइम के बाद में बॉडी में एंटर करे, तब बॉडी दूसरी बार जो रेस्पॉन्स देगी वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो अ सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन आफ्टर प्राइमरी रेस्पॉन्स इज नोन एज सेकेंडरी रेस्पॉन्स। ठीक है, अब जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स होता है वो बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही ज्यादा इंटेंसिटी के साथ होता है। तो ऐसा कैसे हो पाया, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि उसको अपना प्राइमरी रेस्पॉन्स याद है, और इसी चीज को क्या कह रहे हैं अपन कि उनमें मतलब इम्यून सिस्टम में क्या होती है, मेमोरी होती है। तो ऐसा मेमोरी किस में देखने को मिलता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अपने प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स हो गए। आगे देखते, देखो आगे क्या लिखा है कि सेकेंडरी रेस्पॉन्स जो होता है फास्ट होता है और इट डिनोट्स दैट द आवर बॉडी अपीयर टू हैव मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, मतलब फर्स्ट एनकाउंटर की कुछ ना कुछ क्या है, मेमोरी है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर ड्यू टू टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। जो ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी रेस्पॉन्स है ये दो तरह की लिम्फोसाइट की वजह से होती है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। ये होती कैसे है, बनती कैसे है, मैच्योर कैसे होती है, आज ही के वीडियो में अपन लास्ट में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए जो इंफॉर्मेशन है उस पर फोकस करते हैं। बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एक आर्मी ऑफ प्रोटीन्स बनाती है, उन्हीं आर्मी ऑफ प्रोटीन्स को अपन क्या कह रहे हैं, एंटीबॉडी। बेसिकली बी लिम्फोसाइट पैथोजन को किल करने के लिए एंटीबॉडी बनाती है और फिर उससे पैथोजन का सामना करती है, जबकि टी लिम्फोसाइट जो होती है कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाती और वो सिर्फ एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। तो बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी बनाती है। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी नहीं बनाती, वो दूसरे तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। तो क्या लिखा है, द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रेस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। और अपन किसकी बात कर रहे हैं, एंटीबॉडी की। तो अगर पूछे एंटीबॉडी कौन सी लिम्फोसाइट या कौन सी डब्ल्यूबीसी बनाती है, तो बी लिम्फोसाइट। एंड द टी लिम्फोसाइट डू नॉट सिक्रेट एंटीबॉडी बट हेल्प इन प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये अपने किसके बारे में था, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में था। कुछ और भी पॉइंट है अभी अपन देखते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आगे लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। तो देखो एक एंटीबॉडी जो होती है वो बेसिकली कैसे नेचर की होती है, प्रोटीन नेचर की होती है, और जो प्रोटीन होगा वो किसका बना होगा, पेप्टाइड का। पेप्टाइड बॉन्ड से बनता है, इसका मतलब उसमें क्या होगी, पेप्टाइड चेन होगी। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, दो एमिनो एसिड आपस में CONH बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं, उसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो एक एंटीबॉडी में भी पेप्टाइड चेन होती है, तो एक चेन ये, एक चेन हो गई ये हो गई अपनी थर्ड चेन और ये हो गई फोर्थ चेन। तो टोटल कितनी चेन हो गई, 4। इसमें से दो छोटी चेन होती है जो कि बेसिकली लाइट चेन कहलाती है, ये वाली और ये वाली, और दो बड़ी चेन है, एक ये और ये एक,
ये कौन सी है, हैवी चेन है। तो एक एंटीबॉडी में 4 पेप्टाइड चेन होती है, 2 स्मॉल जिसे लाइट चेन कहते हैं, 2 लॉन्गर जिसे हैवी चेन कहते हैं। इसका मतलब 2 हैवी 2 लाइट, तो H2L2, हैवी 2 लाइट 2, ठीक है। अब चाहे वो लाइट चेन हो या हैवी चेन हो, दोनों में ही दो दो रीजन होते हैं, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट पार्ट। तो देखो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये और ये कैसा होता है, हर एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी में वेरी करता है, इसलिए इसे कहते हैं वेरिएबल रीजन। और नीचे वाला जो ये रीजन है, ये जो पूरा पोर्शन है ये कांस्टेंट है, सारे एंटीबॉडी में एक जैसा होता है, इसे कहते हैं कांस्टेंट पोर्शन। तो ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है ये कौन सा था, वेरिएबल, किसका था, लाइट का, इसे VL से डिनोट करेंगे, L मतलब लाइट, V मतलब वेरिएबल। ये लाइट चेन का कांस्टेंट पार्ट तो Cl। ये कौन सा है, वेरिएबल पार्ट हैवी चेन का, तो क्या हो जाएगा VH। ये कौन सा है, नीचे जो पूरा है ये कांस्टेंट पार्ट है और हैवी चेन का है, ये पहला है इसे CH1, ये दूसरा है CH2, ये तीसरा है CH3। ये चेन जो होती है आपस में जुड़ी हुई कैसे है, मतलब ऐसे तो ये 4 अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए, तो ये आपस में जुड़ी हुई है। देखो इस स्ट्रक्चर से, ये देखो बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन से है, S सिंगल बॉन्ड S, इसे कहते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। कौन सा है, डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो एक एमिनो एसिड में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 इसमें से हैवी होती है, 2 इसमें से लॉन्ग होती है, और सब आपस में किससे जुड़ी होती है, डाई सल्फाइड बॉन्ड से। ऊपर वाला जो होता है वेरिएबल रीजन होता है, नीचे वाला कौन सा होता है, कांस्टेंट रीजन होता है। वेरिएबल रीजन को फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग रीजन भी कहते हैं, और नीचे वाले कांस्टेंट रीजन को FC फ्रेगमेंट कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ये जो वेरिएबल रीजन है ये वेरी इसलिए करता है, इसमें एक स्पेसिफिक शेप होगा जो एक पर्टिकुलर एंटीजन को बाइंड करने के लिए बनाया जाता है। तो ये ऊपर वाले रीजन में क्या होगा, एंटीजन बाइंडिंग साइट होगी जिसे कहते हैं पैराटॉप, और हर एंटीजन में भी इसके जैसे ही एक और स्ट्रक्चर होता है एपिटॉप। एपिटॉप और पैराटॉप का जो ज्योमेट्री या जो शेप है एक दूसरे के एकदम एंटी होता है, जैसे की और लॉक होते हैं वैसे वैसे। तो एंटीजन का एपिटॉप या जो एंटीबॉडी का जो पैराटॉप है यहाँ आके फिट होता है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, अपने एंटीबॉडी का। एक चीज और मैं बता देता हूं, अभी मैंने बोला कि ये एंटीबॉडी किसकी बनी होती है, प्रोटीन चेन की बनी होती है, उसमें एमिनो एसिड होते हैं। तो एमिनो एसिड जो होते हैं वो एक एमिनो एसिड में एक तरफ क्या होता है COH और एक तरफ क्या होता है NH2, एक तरफ क्या होता है हाइड्रोजन और एक तरफ क्या होता है एल्काइल ग्रुप। तो अगर इसके आगे एक और एमिनो एसिड जुड़ेगा तो इस तरफ तो क्या रहेगा, COH ही रहेगा। तो ये एंड कौन सा कहलाएगा, C एंड, और ये एंड कौन सा कहलाएगा, N एंड। तो आप इस डायग्राम में देखोगे तो ऊपर की तरफ N लिखा हुआ है, नीचे की तरफ C लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने एंटीबॉडी के बारे में था, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो होती है 5 टाइप्स की होती है, इसे अपन एक नाम से याद रख सकते हैं, गेम्ड। गेम होता है उसके पीछे D लगा देंगे, गेम्ड। तो पहली एंटीबॉडी हो जाएगी IgG, फिर हो जाएगी IgA, IgM, IgE और IgD। अब क्वेश्चन उठता है ये Ig क्या है। तो बेसिकली एंटीबॉडी जो होती है प्रोटीन होती है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है इसलिए I। और कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। कौन सी होती है, ग्लोब्यूलिन। तो Ig का क्या मतलब है, I मतलब है इम्यूनो और G का क्या मतलब है, ग्लोब्यूलिन। तो Ig मतलब इम्यूनोग्लोब्यूलिन, जो कि बेसिकली एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंटीबॉडी कितने तरह की होती है, 5 टाइप की हो गई। एक और चीज, एक एंटीबॉडी में ऐसा कितना स्ट्रक्चर है, अगर एक स्ट्रक्चर है तो वो मोनोमर कहलाते हैं। तो IgG, IgE और IgD इन सब में ऐसा एक एक स्ट्रक्चर ही होता है। लेकिन IgA जो होता है वो बेसिकली डाइमर होता है। क्या होता है, डाइमर, मतलब ऐसे 2 स्ट्रक्चर होते हैं। और IgM में ऐसे 5 होते हैं, तो वो क्या होता है, पेंटामर होता है। क्या होता है, पेंटामर। अगर आपको पूछे लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है, IgM टाइप की होती है, ठीक है। तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अपनी बुक में 2 टर्म दे रखी है, एक दे रखी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और एक दे रखी है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो वो इम्यूनिटी जो T सेल की वजह से हो उसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, और वो इम्यूनिटी जो B सेल की वजह से उसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं।
जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसमें एंटीबॉडी बनती है। क्यों? क्योंकि बी सेल एंटीबॉडी बना सकती है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में एंटीबॉडी नहीं बनती। लेकिन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं उनको पहचानती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो होती है सेल्फ नॉन सेल्फ ऐसे आइडेंटिफिकेशन भी कर सकती है। ये बाहर से फॉरेन जो चीज़ आती है उसको पहचान सकती है, इसलिए ये जो होती है रिएक्ट करती है किसके अगेंस्ट में? ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट में। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में कोई दूसरी चीज़ बाहर से ट्रांसप्लांट की गई है, जिसे अपन ग्राफ्ट बोलते हैं, चाहे कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर कोई भी चीज़ जो कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो ये इम्यूनिटी जो होती है उसके टूवर्ड्स में काम कर सकती है। ठीक है, अगेंस्ट ही करेगी, काम कर सकती है। और कैंसरस सेल जो होती है उसके टूवर्ड्स में भी ये काम करती है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे शॉर्ट में CMI कहते हैं, ये जो होती है कैंसरस सेल से बचाती है, जबकि ह्यूमरल नहीं बचाती। ट्रांसप्लांट के केस में ये इम्यूनिटी काम करती है, लेकिन ये नहीं करती। अब ये काम करती है वहाँ पर, तो एक प्रॉब्लम है कि जब किसी एक पर्सन को किसी दूसरे पर्सन से ऑर्गन चढ़ाया जाएगा या ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से वो रिजेक्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी उसको क्या करेगी? टारगेट करेगी फॉरेन थिंग की तरह, और वो उसे रिजेक्ट करवा सकती है। तो एक चीज़ ये आप याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर एक बुक में टॉपिक है, उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो ग्राफ्ट रिजेक्शन है उसके लिए क्या रीजंस हो सकते हैं। तो एक तो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये ग्राफ्ट को क्या करा सकती है? रिजेक्ट। ग्राफ्ट बोले तो कोई भी जो चीज़ अपने अंदर ट्रांसप्लांट की गई है उसको रिजेक्ट होने के चांस से, रिजेक्ट जो होगा उसके कारण क्या हो सकती है? सेल मीडिएटेड। देखो, जो भी चीज़ अपने अंदर ट्रांसप्लांट की जाती है वो एक तरीके का क्या कहलाता है? ग्राफ्ट कहलाता है, ठीक है। तो वो बॉडी एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी वो CMI डिसाइड करेगी। एक बॉडी की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट कर सकती है, ये भी ग्राफ्ट रिजेक्शन का एक कारण हो सकती है। अगर बॉडी ने इसको पता कर लिया कि ये तो भाई नॉन सेल्फ है, तो बॉडी उसको क्या करने लगेगी? डिस्ट्रॉय करने लगेगी, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन के दो कारण होते हैं, एक तो एबिलिटी बॉडी की वो जिसमें सेल्फ और नॉन सेल्फ आइडेंटिफाई करती है, और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो देखो, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम खुद काम करता है और खुद एंटीबॉडी बनाता है, उसे क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है? वो जिसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी उसके अंदर डाल दी जाती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो ज़्यादा ड्यूरेबल और लंबे समय तक चलती है, क्योंकि होस्ट को खुद को एंटीबॉडी बनाना आ गया है। जबकि पैसिव इम्यूनिटी तब तक इफेक्टिव रहेगी जब तक वो जो एंटीबॉडी रेडीमेड दी है वो काम कर रही है। जैसे ही वो खत्म होगी तो फिर एंटीबॉडी की जरूरत पड़ जाएगी, तो ये शॉर्ट लिव्ड होती है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है स्टार्ट में स्लो होती है, जब प्राइमरी रेस्पॉन्स का टाइम आएगा उस समय ये स्लो होगी और पूरी इफेक्टिव होने में टाइम लगेगा, इसका मतलब लैग पीरियड होगा। पैसिव इम्यूनिटी में जैसे ही अपन को बाहर से एंटीबॉडी दी जाती है हाथों हाथ काम करेगी, कोई टाइम लैग नहीं होगा। एक्टिव इम्यूनिटी में अगर किसी पर्सन का इम्यूनोडेफिशिएंट है, मतलब उसमें बीमारी है कि उसकी इम्यूनिटी काम नहीं करती, तो इसका मतलब उसमें एक्टिव इम्यूनिटी होगी ही नहीं। लेकिन उसमें भी पैसिव इम्यूनिटी तो हो सकती है। क्यों? क्योंकि उससे बाहर से टैबलेट तो दे ही सकते हैं, बाहर से एंटीबॉडी तो दे ही सकते हैं, और वो एंटीबॉडी जाकर काम कर देगी। उस ऑर्गेनिज्म को एंटीबॉडी बनाना नहीं आता, बाहर से एंटीबॉडी आके तो काम कर ही सकती है। तो नॉट वर्क इन इम्यूनोडेफिशिएंट पर्सन, जबकि ये काम कर सकती है। एक अपन ने लिखा था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होती है? मेमोरी। लेकिन ऐसा सब में नहीं होता, सिर्फ एक्टिव वाली में मेमोरी होती है, पैसिव वाली में कोई मेमोरी नहीं होती। अब चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, दोनों दो दो तरह की होती है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल जब वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही हो जाए, और आर्टिफिशियल जब अपन कोई चीज़ करें उसके बाद में अपन में इम्यूनिटी आए। तो जैसे अगर मान लो कि कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ, तो वो इन्फेक्शन बेसिकली प्राइमरी रेस्पॉन्स है, और समहाउ आपने उसे मैनेज किया प्राइमरी रेस्पॉन्स में और आपको कोई ज़्यादा लेथल प्रॉब्लम नहीं हुई। नेक्स्ट टाइम, सेकंड टाइम जब वो बीमारी आपको होने वाली होगी, तो आपकी बॉडी ने प्राइमरी रेस्पॉन्स के समय एंटीबॉडी बना ली होगी, और वो एंटीबॉडी जल्दी जल्दी वापस बना लेगी, सेकेंडरी रेस्पॉन्स देगी और उसे जल्दी से ख़त्म कर देगी। तो ये नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स के केस में, सॉरी स्मॉल पॉक्स नहीं, चिकन पॉक्स के केस में ऐसा ही होता है, ठीक है।
चिकन पॉक्स आपने सुना होगा कि एक बार होते हैं फिर अपने आप ही नहीं होते, क्योंकि पहली बार जब होते हैं तो प्राइमरी रिस्पॉन्स हो जाता है बॉडी का, बॉडी एंटीबॉडी बनाना सीख लेती है और दूसरी बार अपने आप ही नहीं होने देती। जब अपन वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन बेसिकली एक आर्टिफिशियल तरीका है एक्टिव इम्यूनिटी का, अभी इसे आगे समझेंगे। पैसिव इम्यूनिटी भी दो तरह की हो सकती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अगर मदर से बच्चे में जाए तो ये एक तरह का नेचुरल तरीका है। अब दो तरीके से मदर से बच्चे में जा सकता है। एक, जब माँ के पेट में बच्चा डेवलप्ड हो रहा है तो वो प्लेसेंटा से जुड़ा होता है और IgG एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, तो मदर से कहाँ चली जाएगी, बच्चे में, और बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी। लेकिन रेडीमेड एंटीबॉडी मिल रही है IgG, इसलिए पैसिव है, माँ दे रही है इसलिए नेचुरल। और बर्थ के बाद में जब पहला मिल्क होता है जो येलोइश कलर का होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA। तो माँ बच्चे को दो गिफ्ट देती है, एक प्लेसेंटा के थ्रू IgG और एक कोलेस्ट्रम के थ्रू IgA। दोनों पैसिव इम्यूनिटी है लेकिन नेचुरल। और अगर अपन किसी बीमारी के समय किसी इन्फेक्शन से बचने के लिए जो भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो सब आर्टिफिशियल पैसिव का है, जैसे ATS एंटी टिटनस सीरम, ADS एंटी डिप्थीरिया सीरम, ARS एंटी रेबीज सीरम, ASV एंटी स्नेक वेनम। ये सारे जो है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी। तो देखो वैक्सीनेशन क्या है, ध्यान से सुनना। अभी अपन ने देखा था कि एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि अगर एक पर्सन को नेचुरली कोई बीमारी या इन्फेक्शन हो रहा है और अगर वो सरवाइव कर जाए, मतलब प्राइमरी रिस्पॉन्स के दौरान उसमें कोई डेथ ना हो और उसकी बॉडी एंटीबॉडी बनाना सीख ले, और सेकंड टाइम जब उस पर्सन को वही पैथोजन आकर बीमार करना चाहे तो प्राइमरी रिस्पॉन्स बॉडी को याद होता है और वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स देती है, जल्दी से देती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी बनाती है और उस पैथोजन को ख़त्म कर देगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिनके प्राइमरी रिस्पॉन्स ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। मतलब बॉडी जब प्राइमरी रिस्पॉन्स देगी उसके दौरान मतलब जब तक बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स देती वो पैथोजन बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फैल चुका होता है या अपन को मार सकता है। तो क्यों ना अपन उन बीमारियों के लिए क्या करें, उस बीमारी या उस डिजीज जो है उसका जो पैथोजन है उसका कोई एंटीजन, या उस पैथोजन को मार कर या उस पैथोजन को अधमरा करके आधा अधूरा वीक करके किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दिया जाए। ऐसा करने से वो ऑर्गेनिज्म फर्स्ट टाइम उस पैथोजन को एनकाउंटर कर लेगा। लेकिन अपन ने पैथोजन को इस तरीके से कर रखा है कि वो बीमारी तो फैला नहीं सकता। इसका मतलब जब तक अपन प्राइमरी रिस्पॉन्स देंगे अपने पास टाइम है, और प्राइमरी रिस्पॉन्स का टाइम पीरियड हो जाएगा तो अपनी बॉडी एंटीबॉडी बनाना सीख लेगी। अब सेकेंड टाइम वो एक्चुअल में जब पैथोजन आएगा तो अपनी बॉडी प्राइमरी रिस्पॉन्स को याद रखे हुए है और वो जल्दी से बहुत सारी एंटीबॉडी बना लेगी और उसे ख़त्म कर देगी। ये ही कंसेप्ट है वैक्सीनेशन का। तो द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन जो है वो किस पर बात पे डिपेंड करता है, मेमोरी पर। और मेमोरी बिल्ड करने के लिए क्या किया जाता है कि पर्सन को या तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी पैथोजन की वो डाल दी जाती है, या इनएक्टिवेटेड पैथोजन डाल देते हैं, या वीकेंड पैथोजन डाल देते हैं। और ये जो भी चीज़ आप बॉडी में इंसर्ट करोगे यही वैक्सीन कहलाता है, ये प्रोसेस वैक्सीनेशन कहलाता है। अब इससे होगा क्या, बॉडी लर्न कर लेगी क्या बनाना, एंटीबॉडी बनाना। किसके टुवर्ड्स में, पैथोजन के टुवर्ड्स में। और जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा तो बॉडी को तो पता है कि एंटीबॉडी कैसे बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी बना लेगी, उस पैथोजन को न्यूट्रल कर देगी। इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन में अपन ने बी और टी जो सेल थी उसमें मेमोरी डेवलप की, जिससे वो पैथोजन को जल्दी रिकॉग्नाइज करती है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबॉडी बनाकर उसे किल करने की एबिलिटी ले लेती है। ठीक है, यही अपना वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी है। अब जहाँ ये वैक्सीनेशन और इम्यूनिटी दे रखा है वहाँ के लास्ट दो पैराग्राफ में दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि पैसिव इम्यूनाइजेशन का एग्जाम्पल दो। तो इसमें बुक क्या कहती है कि अगर किसी पर्सन को कोई डेडली माइक्रोब्स लग जाए जैसे कि टिटनस का, या फिर कोई सांप काट जाए, ऐसे दोनों ही केस में उस पर्सन के पास इतना टाइम नहीं है कि पहले वो स्लो प्राइमरी रिस्पॉन्स दे और फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो, इतने में मर जाएगा वो। तो ऐसे केस में उसे हाथों हाथ कोई क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, और क्विक रिस्पॉन्स कौन प्रोवाइड करवाता है, पैसिव इम्यूनिटी। इसका मतलब उस पर्सन को अपन क्या करेंगे, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी
जैसे कि टिटनेस के केस में दी जाती है, या एंटी स्नेक वेनम जो सांप काटने पे दी जाती है, वो बेसिकली क्या है, प्री फॉर्म्ड है, और वो किसका एग्जाम्पल है, पैसिव इम्यूनिटी के। इसका मतलब ये क्या है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वैक्सीनेशन में कैसे हेल्प करती है। तो देखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह के बायोमोलिक्यूल को अपन बैक्टीरिया, ईस्ट, इनका इस्तेमाल करके सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो क्यों ना पैथोजन का जो भी एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करके बैक्टीरिया या ईस्ट में डेवलप कर लेंगे, और वो एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल किसका काम कर सकता है, वैक्सीन का काम कर सकता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, कम समय में लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं वैक्सीन का, किससे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसका कोई एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल दे रखा है, हेपेटाइटिस बी, इसका वैक्सीन जो है ईस्ट से तैयार किया गया है, और किस टेक्निक से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब उसमें ईस्ट में अपन क्या करते हैं, एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं पैथोजन का। ठीक है, और कौन सी टेक्निक से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से कम समय में लार्ज स्केल में बनाया, किसका, हेपेटाइटिस बी का। नेक्स्ट है कि अगर इम्यूनिटी में गड़बड़ हो जाए तो उससे जो डिसऑर्डर होते हैं वो कौन कौन से। तो अगर इम्यून सिस्टम जरूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए तो एलर्जी हो जाती है। अगर वो अपनी बॉडी के ही किसी ऑर्गन को टारगेट कर ले, नॉन सेल्फ की तरह, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये खुद का है, तो उसी को टारगेट करके उसे डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, इसे कहेंगे ऑटो इम्यून डिजीज। और अगर अपना इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो उसे कहेंगे इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। अपनी बुक में यहाँ पर दो टर्म दे रखी है, एलर्जी दे रखी है और ऑटो इम्यून डिजीज दे रखी है। तो वन बाय वन अपन दोनों को करते हैं। ठीक है, तो पहले लेते हैं अपन एलर्जी। तो एलर्जी बेसिकली क्या है, एक्स एग्रीगेटेड रेस्पॉन्स। अब ये क्या होता है, किसी को बड़ा चढ़ा के कुछ कहने को ये कहते हैं। तो अपनी इम्यून सिस्टम बड़ा चढ़ाकर रेस्पॉन्स देती है, जितना जरूरत नहीं है उससे ज़्यादा रेस्पॉन्स देती है किसी सर्टेन सब्सटेंस के टूवर्ड्स में, और फिर वो अपने लिए हार्मफुल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। जिन सब्सटेंस से एलर्जी होती है या ऐसा रेस्पॉन्स मिलता है उसे एलर्जन कहेंगे। एलर्जी के केस में जो एंटीबॉडी बनती है वो आईजीई बनती है। कौन कौन से सब्सटेंस एलर्जन की तरह बिहेव कर सकते हैं, डस्ट, पोलेन, एनिमल डेंडर। एनिमल डेंडर क्या होता है, एनिमल की जो आउटर मोस्ट स्किन की जो लेयर होती है उससे छोटे छोटे टुकड़े निकलते रहते हैं, जैसे कि अपने बालों में डेंड्रफ जो होता है वैसा ही कुछ। तो डेंड्रफ स्कैल्प की जो टिश्यू या लेयर जो होती है उसी के टुकड़ों से बनता है। हालांकि डेंड्रफ अपन को आंखों से विजिबल होता है, ये शायद ना हो, तो उनसे भी एलर्जन हो सकता है। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, स्नीजिंग हो सकती है, नाक से पानी बह सकता है, आंखों से पानी बह सकता है, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो सकती है, इचीनेस हो सकती है, रेडनेस हो सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी, खुजली चलने लगेगी। ये सब एलर्जी के क्या है, सिम्टम्स। अब एक एलर्जी किस तरीके से काम करती है, देखो, जब एलर्जन अपनी बॉडी में एंटर करता है तो वो ब्लड से होता हुआ बी लिम्फोसाइट से एनकाउंटर करता है, और बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना पाती है, तो बी लिम्फोसाइट उस एलर्जन के टूवर्ड्स में आईजीई एंटीबॉडी बना देती है। ये आईजीई एंटीबॉडी क्या करती है, मास्ट सेल को जाकर एक्टिवेट करती है, क्योंकि मास्ट सेल के ऊपर इसके रिसेप्टर होते हैं, और फिर मास्ट सेल हिस्टामिन और सेरोटोनिन क्या करती है, सिक्रेट करती है। याद रखें, कौन सी सेल काम होती है, मास्ट सेल। कौन सी एंटीबॉडी बनती है, आईजीई। इनको कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट। मास्ट सेल क्या करती है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन, और ये दोनों क्या करेंगे, वेसोडाइलेटर करेंगे, मतलब ब्लड वेसल्स को थोड़ा खोल देंगे, ब्लड का फ्लो थोड़ा धीरे धीरे हो जाएगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गन में ब्लड थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि वो आगे मूव नहीं कर पा रहा, धीरे मूव कर रहा है, रेडनेस हो जाएगी, वहाँ इचिंग होगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है, तो देखो, एलर्जी को तो अपन कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये बॉडी का बड़ा चढ़ाकर जो है वो रिस्पॉन्स है, तो अपन क्यों ना सिम्टम्स को ट्रीट करें। तो पहली प्रॉब्लम थी वेसोडाइलेशन की, तो क्यों ना कोई ऐसा सब्सटेंस इस्तेमाल करें जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर हो, जैसे कि एड्रेनलिन। दूसरी प्रॉब्लम थी अपने हिस्टामिन से, तो क्यों ना एंटी हिस्टामिन सब्सटेंस का इस्तेमाल करें। तीसरी है क्योंकि बॉडी जरूरत से ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रही है इम्यून सिस्टम का, तो क्यों ना स्टेरॉइड का इस्तेमाल करें जो इम्यूनिटी को थोड़ा सप्रेस कर देता है। ठीक है, तो ये अपनी थी एलर्जी, और ये एलर्जी के ट्रीटमेंट, ये मैकेनिज्म और ये सिम्टम्स। ठीक है, एक देखो ध्यान से समझना, एनसीईआरटी कहती है
कि जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा एलर्जी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आजकल क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अर्ली लाइफ में इतने साफ और इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है कि उन्होंने किसी भी चीज़ या किसी भी एलर्जन या किसी भी सब्सटेंस को एनकाउंटर ही नहीं किया अपनी अर्ली लाइफ में। तो जब एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में वो अपने घर से बाहर निकलेंगे तो उन्हें डस्ट से भी प्रॉब्लम, पॉलन ग्रेन से भी प्रॉब्लम, हर चीज़ से प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो है थोड़ा लोअर हो गया। क्यों? क्योंकि जब इनिशियल कुछ टाइम पीरियड जो होता है 5 साल से छोटे या जब होते हैं, जब उनको बहुत सारी चीज़ें का एनकाउंटर होना चाहिए था, इंटरेक्शन होना चाहिए था, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, तो उनको घरों में इतने साफ एनवायरनमेंट पे रखा कि उन्होंने उन किसी चीज़ को देखा ही नहीं। अब जब बड़े होने के बाद वो बाहर जाते हैं तो बॉडी हर उस चीज़ को क्या मान लेती है, पैथोजन के जैसे, और ट्रीट करती है और एलर्जी जैसी रिएक्शन करवाती है। इसका मतलब ज़्यादा आजकल एलर्जी होने का कहीं ना कहीं कारण ये रहा है कि अर्ली लाइफ जो होती है अपनी, उसमें अपन ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में डेवलप हुए हैं। अक्सर देखा होगा जो गाँव में जो होते हैं, खेतों में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, अक्सर उन लोगों को किसी डस्ट वस्ट से कभी एलर्जी नहीं होती। किसको एलर्जी होती है? ऐसे लोगों को जिन्होंने बचपन में बहुत ही साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहे और कभी डस्ट वस्ट को एनकाउंटर ही नहीं किया। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड अपना इम्यूनिटी डिसऑर्डर है ऑटो इम्यून डिजीज। इसमें क्या है कि देखो, इम्यूनिटी का एक कंसेप्ट होता है सेल्फ नॉन सेल्फ। मतलब इम्यूनिटी का की पॉइंट यही है कि बॉडी आइडेंटिफाई कर पाए कौन सा सब्सटेंस फॉरेन है और कौन सा खुद का। अगर बॉडी ये एबिलिटी खो दे और अपने ही किसी ऑर्गन को नॉन सेल्फ मान ले तो वो अपनी सारी एंटीबॉडी या इम्यून रिस्पॉन्स उस पर्टिकुलर ऑर्गन के टूवर्ड्स में लगाने लगती है और उसको डिस्ट्रॉय करने लगती है। ऐसी डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। जैसे कि एक बीमारी होती है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। देखो, आर्थराइटिस बेसिकली क्या होता है, जॉइंट जो होते हैं उन जॉइंट बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है। जनरली आर्थराइटिस क्यों होता है? क्योंकि वहाँ यूरिक एसिड इकट्ठा हो जाता है और यूरिक एसिड क्या करता है, जॉइंट में पेन करवाता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही आर्थराइटिस करवाता है, मतलब जॉइंट को क्या करने लगता है, खराब करने लगता है, उसमें इन्फ्लामेशन करवा देता है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन, इम्यून सिस्टम इन बॉडी। तो देखो, अपनी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो उसमें एक तो लिम्फोइड ऑर्गन होता है जो यहां पर अपन को डिटेल में स्टडी करना है। कुछ टिश्यू होते हैं, कुछ सेल्स होती है और सम सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स बोले तो एंटीबॉडी होती है। ठीक है। ये सब मिलकर अपनी बॉडी का क्या बनाते हैं, इम्यून सिस्टम बनाते हैं। अब इस चैप्टर में अपन को यहां पर इस टॉपिक में लिम्फोइड ऑर्गन को डिटेल में करना है। तो देखते हैं कि लिम्फोइड ऑर्गन होता क्या है। तो दोज ऑर्गन वेयर ओरिजिन, मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट अकर। वो जगह जहां पर लिम्फोसाइट या तो ओरिजिनेट होती हो या फिर मतलब वहां मैच्योर होती हो या वहां पर मल्टीप्लाई होती हो, उन सारी जगहों को अपन क्या कहेंगे, लिम्फोइड ऑर्गन कहेंगे। ठीक है। लिम्फोसाइट क्या होती है, एक तरह की WBC होती है जो अपने इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होती है क्योंकि ये B और T तरह की लिम्फोसाइट बनाती है। अब लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और एक होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। अब प्राइमरी कौन से होते हैं? प्राइमरी ऑर्गन वो ऑर्गन होंगे जहां लिम्फोसाइट या तो बनती है या बनकर मैच्योर भी हो जाएगी या सिर्फ खाली मैच्योर होती हो। तो अगर ओरिजिनेट होती है तो भी उसे प्राइमरी कहेंगे, ओरिजिनेट और मैच्योर होती है तो भी उसे प्राइमरी कहेंगे, और खाली मैच्योर होती है तो भी उसे प्राइमरी कहेंगे। तो लिम्फोइड ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट ओरिजिनेट, मैच्योर। अब मैच्योर का अपना क्या मतलब है? तब मैच्योर कहेंगे जब उसमें एंटीजन सेंसिटिव साइट हो, बेसिकली उसमें रिसेप्टर हो एंटीजन से बाइंड करने के लिए, तब उसे अपन मैच्योर कहेंगे। ठीक है। तो लिम्फोइड ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट ओरिजिनेट, मैच्योर इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट, उसे अपन प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहते हैं। और अपनी बॉडी में दो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, बोन मैरो और थाइमस। और इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? बोन मैरो। वैसे इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि थाइमस काम का नहीं है, पर वो एक्चुअल में B और T दोनों लिम्फोसाइट को बनाने का काम कौन करता है? बोन मैरो। B लिम्फोसाइट जो होती है वो बोन मैरो में मैच्योर भी हो जाती है। T लिम्फोसाइट कहां जाकर मैच्योर होती है? थाइमस में। नेक्स्ट होता है अपना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ये वो लिम्फोइड ऑर्गन है जो जहां पर क्या होती है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो लिम्फोसाइट बनाती है वो यहां पर आकर स्टोर होती है, या फिर ये वो जगह है जहां स्टोर के साथ में वो एंटीजन
मतलब इधर ही उन्हें एंटीजन मिलेंगे, एंटीजन के साथ एक्वायर मतलब वो एनकाउंटर करेगी, मतलब इंटरैक्ट करेगी और फंक्शनल फॉर्म में आएगी। तो ये कौन सी है? लिम्फोइड ऑर्गन वेयर लिम्फोसाइट स्टोर एंड प्रोलिफिरेट। ठीक है, अब यहां प्रोलिफिरेट का मतलब है इफेक्टिव होने का मतलब, और इफेक्टिव कब होगी? जब उन्हें कोई ना कोई एंटीजन या पैथोजन क्या होगा? इंटरेक्शन होगा। तो दे प्रोवाइड अ लिम्फोसाइट अ साइट फॉर इंटरेक्शन विथ एंटीजन। कौन कौन से ऑर्गन जो होते हैं सेकेंडरी में आते हैं? स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर पैचेज और अपेंडिक्स। अगर मान लो कि कभी ऐसा हो कि अपन को इन सब ऑप्शन एक साथ दे दे और इनमें से कोई एक अपन को कैंसिल करना हो, तो अपन अपेंडिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अपेंडिक्स आप सब जानते हो वेस्टिजियल होती है। लेकिन फिर भी अपनी बुक में दे रखा है, तो आप याद रखें कि ये 5 अपने अंदर क्या होते हैं? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। लेकिन जहां अपने एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्शन दे रखा है वहां स्प्लीन का दे रखा है, लिम्फ नोड का दे रखा है, टॉन्सिल्स का दे रखा है, पेयर पेचेस अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं और इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा। ठीक है, तो पहले लेते हैं प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से थे? वो लिम्फोइड ऑर्गन जहां पर लिम्फोसाइट या तो बनेगी या मैच्योर होगी या दोनों भी हो सकता है। तो बोन मैरो पहला प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है। ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ऑल ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सारी कहां पर बनती है? बोन मैरो में बनती है। ऑब्वियस थिंग है कि लिम्फोसाइट भी कहां बनेगी? यहीं पर बनेगी। इट फॉर्म अ प्रीकर्सर स्टेम सेल, मतलब लिम्फोसाइट बनाने वाला पहली एक सेल बनाएगी। कौन? बोन मैरो। फिर वो प्रीकर्सर दोनों के लिए बनाती है। पी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट बनाने वाली भी प्रीकर्सर बनाती है और टी लिम्फोसाइट बनाने वाली भी प्रीकर्सर बनाती है। अब जो बी लिम्फोसाइट वाला प्रीकर्सर है वो यहीं पर बोन मैरो में इमैच्योर बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट होता है और फिर यहीं बोन मैरो में मैच्योर बी लिम्फोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट का प्रीकर्सर है वो बोन मैरो में बनता है, लेकिन फिर ब्लड से होता हुआ कहां चला जाएगा? थाइमस में, और थाइमस में इमैच्योर टी लिम्फोसाइट बनाएगा, फिर मैच्योर टी लिम्फोसाइट बनाएगा। तो अगर आपको पूछे कि बी और टी लिम्फोसाइट बनी कहां पर, तो बनती तो कहां पर है? बोन मैरो में, लेकिन मैच्योरेशन होना अलग अलग होता है। बी लिम्फोसाइट बनती भी बोन मैरो में और मैच्योर भी बोन मैरो में होती है, जबकि टी लिम्फोसाइट बनती बोन मैरो में और मैच्योर कहां जाकर होती है? थाइमस में जाकर होती है। तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस इन बोन मैरो, बट मैच्योर भी यहीं पर होगी, बट लगाने की जरूरत नहीं है, एंड मैच्योरेशन जो होगा वो भी यहीं पर होगा। थाइमस दूसरा अपना लिम्फोइड ऑर्गन है जो कि क्या है? एक लोब्ड स्ट्रक्चर है जो हार्ट के पास में होता है और अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ब्रेस्ट बोन के नीचे होता है। ब्रेस्ट बोन किसे कहते हैं? अपने ये सामने वाली जो बोन जो होती है यहां पर जो अपने रिब्स को जोड़ने का काम करती है फ्रंट पर, इसको अपन क्या कहते हैं? ब्रेस्ट बोन। तो इसके नीचे होती है। द थाइमस क्वाइट लार्ज एट बर्थ, बर्थ के समय ये काफी बड़ी होती है और जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जाती है धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है, और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि एकदम रिड्यूस हो जाएगी, तो अपना इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाएगा, बेसिकली अपन बूढ़े हो चुके होंगे। तो थाइमस जो होती है बचपन में, बोले तो बर्थ के समय काफी बड़ी होती है। यही वजह है कि जितनी भी वैक्सीनेशन होता है वो काम कब किया जाता है? 5 साल से पहले पहले, क्योंकि उस समय थाइमस बहुत अच्छे से काम करती है। तो द थाइमस क्वाइट लार्ज एट बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विथ एज। अब टी लिम्फोसाइट बनाने का प्रीकर्सर कहां बना था? बोन मैरो में, फिर वो ब्लड से थाइमस में चला जाएगा और वहां मैच्योर होगा। यही वजह है कि एनसीईआरटी देखो एक लाइन लिखती है कि बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड एन एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट, क्योंकि टी लिम्फोसाइट बनने के लिए दोनों चाहिए, यहां पर तो बनेगी, यहां पर मैच्योर होगी। अब देखो मैच्योर होने का क्या मतलब है? बी लिम्फोसाइट मैच्योर तब कहलाएगी जब उस पे बी लिम्फोसाइट सेल रिसेप्टर हो जाएंगे, और टी लिम्फोसाइट भी मैच्योर कब कहलाएगी? जब उस पे उस तरीके के रिसेप्टर डेवलप हो जाएंगे कि वो किसके साथ इंटरेक्ट कर पाए? एंटीजन के साथ। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तो हो गए, अब अपन देखते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहां पर क्या होगा? लिम्फोसाइट या तो स्टोर रहती है या लिम्फोसाइट को वो जगह मिलती है जहां वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके अपने फंक्शनल फॉर्म में या पावरफुल फॉर्म में आ सके। तो सबसे पहला सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन लेते हैं स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है वो एक लार्ज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें बहुत सारी लिम्फोसाइट और फैगोसाइट होती है। जब ब्लड यहाँ से पास होता है, किसमें से?
स्प्लीन में से। तो स्प्लीन एक तो काम क्या करती है, आरबीसी जो होती है डेड आरबीसी उसको इकट्ठा कर लेती है, इसलिए उसे स्प्लीन को क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। दूसरा काम, स्प्लीन के पास लार्ज अमाउंट में क्या होती है, आरबीसी का रिजर्व होता है, इसका मतलब ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कहते हैं। और तीसरा, जब ब्लड यहाँ से फ्लो करके निकलता है तो वो क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो ब्लड बॉर्न होते हैं, मतलब ब्लड के थ्रू फैलते हैं, और उनको किल भी कर सकती है क्योंकि इसके पास फेगोसाइट्स भी होती है, तो ये ब्लड को फिल्टर भी करती है। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी स्प्लीन, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी या ब्लड बैंक ऑफ बॉडी स्प्लीन। और फिल्टर कौन करती है, ब्लड फिल्टर करने का काम कौन करती है, वो भी कौन करती है, स्प्लीन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्फ नोड। जब आपने कभी भी सर्कुलेटरी सिस्टम किया होगा तो आपको एक और सिस्टम पढ़ाया जाता है जो कि क्या कहलाता है, लिम्फेटिक सिस्टम, और उसमें बहुत सारी लिम्फ वेसल्स होती है, जैसे कि ये डायग्राम में दे रखा है। देखो अपनी बुक में कोई भी डायग्राम हो आपको अच्छे से ही तैयार करना है। आरबीएससी बोर्ड में एक बार ये डायग्राम भी पूछा गया तो आप अच्छे से ड्रॉ करें। ठीक है, देखो ये सारी लिम्फेटिक सिस्टम है, और इसमें अगर आप बुक में देखोगे तो जहाँ जहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ वहाँ पर ब्लू ब्लू कलर के डॉट दे रखे हैं, और ये सारे डॉट बेसिकली किसको डिनोट कर रहे हैं, लिम्फ नोड को, जहाँ पर बहुत सारी लिम्फोसाइट क्या रहती है, इकट्ठी रहती है। और साथ में ही ये लिम्फ नोड लिम्फोसाइट तो इकट्ठी करते ही हैं, जब यहाँ पर कोई एंटीजन आता है तो लिम्फोसाइट उन एंटीजन को इसी जगह पर क्या करती है, सबसे पहली बार इंटरेक्ट करती है और उसके टूवर्ड्स में फंक्शनल होती है। तो लिम्फ नोड क्या होते हैं, ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट पार्ट पे होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट पे होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम का एक हिस्सा है। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप किया जाता है, एंटीजन को भी ट्रैप किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंटीजन ट्रैप होगी तो लिम्फोसाइट को क्या मिल जाते हैं, एंटीजन मिल जाते हैं, वो उनके साथ इंटरेक्ट करती है और एक्टिव फॉर्म में आ जाती है, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो ये अपने दो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन थे। एक और अपने सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन दे रखा है माल्ट, तो उसके बारे में देखते हैं, फिर अपन इस टॉपिक को क्या करते हैं, एंड करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो का एक छोटा सा लास्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है माल्ट। माल्ट भी एक तरह का क्या है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। अच्छे से समझना, माल्ट मींस देखो ये एलटी मतलब लिम्फॉइड टिश्यू है, और अपनी बॉडी में बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां म्यूकोसा होती है। तो वो सारे लिम्फोइड टिश्यू जो किसी भी जगह की म्यूकोसा में प्रेजेंट है, उन सब को कलेक्टिवली अपन क्या कहते हैं, माल्ट कहते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। एकदम सिंपल सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। देयर इज अ लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक, और ये जितने भी ट्रैक लिख रखे हैं इनकी म्यूकोसा में लिम्फोइड टिश्यू होंगे। उन सारे लिम्फोइड टिश्यू को कलेक्टिवली, वो सारे लिम्फोइड टिश्यू जो कहीं ना कहीं की म्यूकोसा में प्रेजेंट है, उनको कलेक्टिवली क्या कहेंगे, माल्ट कहेंगे। और ये जितने अपने बॉडी में लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उनका 50% हिस्सा बनाते हैं। तो आपको अलग से भी माल्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का अपना वीडियो जो होता है वो एंड होता है। उम्मीद करूंगा कि आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आग भी मार दो।